हेलो गाइस, माई सेल्फ राहुल राठौड़। अपन अगर पार्ट थर्ड में अगर आगे जा रहे हैं, अपन देख रहे हैं पार्ट वन और पार्ट टू में अपन कंप्लीट कर चुके थे। अगर पार्ट थ्री की बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। बाकी मैंने सारा लेक्चर जो भी वन और टू के अंदर जो कवर करवाने करवा दिए, और पार्ट थ्री के अंदर अपन देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुजनन। शुक्राणुजनन का क्या मतलब होता है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो शुक्राणुजनन का सीधा मतलब होता है कि किस प्रकार से एक मेल के अंदर शुक्राणुजनन की प्रक्रिया होती है। शुक्राणुजनन का मतलब होता है कि जो मेल जम कोशिका होती है वो किस में बदलेगी, स्पर्मेटिड में। स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, शुक्राणुजनन कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को अपन देखने वाले हैं, तो प्लीज आप लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या देखने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर अंदर जो होता है कि किस प्रकार से कहाँ होता है। पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ होती है, तो उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, वर्षण में शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर क्या था, ये प्रक्रिया अपन को देखने को मिलती है। क्या मतलब, जो वर्षण होता है, जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस की जो शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर क्या था, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की देखने को मिलती है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहते हैं वर्षण में शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर देखने को मिलती है, और वो भी लैंगिक परिपक्वन यानी प्यूबर्टी आने पर क्या स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था कहते हैं अपन। और आपको पता है कि जो किशोरावस्था होती है, जो गर्ल्स के अंदर और बॉयज के अंदर दोनों के अंदर मान सकते हो अपन कि गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी होती है वो 8 से 13 साल की उम्र में मानते हैं, और फ्लैक्चुएट होती रहती थोड़ी बहुत। और जो बॉयज के अंदर होती है वो 9 से 14 साल की उम्र के अंदर क्या होती है, प्यूबर्टी यानी वयस्क अवस्था आ जाती है। तो अपन किसकी बात करें, बॉयज की बात करें। ऑब्वियसली बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किसके अंदर होगी, बॉयज के अंदर होगी। जबकि ooजेनेसिस जो अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कहते हैं आपकी फीमेल्स के अंदर होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वो बॉयज के अंदर किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट बताया कि जो वर्षण के अंदर शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। लैंगिक परिपक्वन यानी कि प्यूबर्टी आने पर स्टार्ट हो जाती है। और मेल जर्म सेल्स के अंदर जो आता है, मेल जर्म कोशिका होती है, उसके अंदर मियोसिस होता है, समसूत्र विभाजन होता है। और मेल जर्म सेल्स में मियोसिस होने से क्या बनती है, स्टार्ट होती है अपनी क्या, शुक्र जनन की प्रक्रिया, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। आगे देखते अपन। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया सबसे पहले अपन देखते हैं मेल जर्म कोशिका होती है। मेल जर्म कोशिका जो आपकी डिप्लॉयड होती है, मेल जर्म कोशिकाओं में कहते हैं गुणन अवस्था होती है। सबसे पहले क्या होता है, उसमें माइटोसिस होता है यानी कि गुणन होता है। और गुणन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, वो भी क्या है, डिप्लॉयड होती है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे कि कोई मेल जर्म कोशिका थी, उससे क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया बनी। स्पर्मेटोगोनिया में क्या थी, वृद्धि होती है। अगर कोई स्पर्मेटोगोनिया इतनी सी थी, बड़ी हो गई, बड़ी हो रही है, तो उसमें कहते हैं ग्रोथ हुई। ग्रोथ के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। किसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को अपन कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका के नाम से जाना जाता है। और प्राथमिक शुक्र कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या होगा, आपका मैच्योरेशन यानी परिपक्वन के साथ क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। और आपको पता है कि जो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्र विभाजन होगा, तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, वो क्या हो जाती है, आपकी आधी हो जाती है। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटरी जो होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है परिपक्वन के साथ में। तो किसका निर्माण होता है, आपका सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। गुणसूत्र से मैंने बताया कि जो मैच्योरेशन के साथ मियोसिस फर्स्ट होगा, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आपकी आधी। तो इसमें कहता है एप्लाइड सेकेंडरी oocyte के अंदर देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या आपकी क्या होगी, आधी और आधी हो गई, n और n हो जाती है 2n से। फिर सेकेंडरी जो oocyte होती है उसके अंदर क्या था, आपका मियोसिस सेकेंड अपन को देखने को मिलता है। क्या, सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकेंड देखने को मिलता है। और मियोसिस सेकेंड के फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड का, फॉर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। 4 क्या होते हैं, अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। किसके फलस्वरूप, मियोसिस सेकेंड के फलस्वरूप। मियोसिस सेकेंड में भी क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी, तो n से क्या होगी, वापस n और n आधी हो गई गुणसूत्रों की संख्या।
तो 4 क्या बन के हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ये हैप्लॉइड स्पर्मेटिड जो होते हैं इसके अंदर ये कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। पूंछ का फॉर्मेशन इसके अंदर होता नहीं है। और कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो स्पर्मेटिड जो होते हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वो किस में बदलते हैं, स्पर्म के अंदर, यानी कि स्पर्मेटोजोआ के अंदर बदलते हैं। मैंने क्या बोला कि जो स्पर्मेटिड जो होते हैं, जो कि आपके हैप्लॉइड होते हैं, वो आपके स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपन किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है। और जो शुक्राणु होगा, जो शुक्राणु का निर्माण हुआ है, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या होगी, मोटिलिटी यानी गतिशीलता होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें पूंछ का निर्माण हो गया, पूंछ का निर्माण हो गया है तो क्या होगी, उसमें मोटिलिटी यानी गतिशीलता होती है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो नर जनन कोशिका थी, ये आपकी नर जनन कोशिका जो थी, इस नर जनन कोशिका के अंदर नर जनन कोशिका से किसका निर्माण हुआ, स्पर्मेटिड, किसके 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बने। कितने, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है। और स्पर्मेटिड, इस पूरे प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, नर जनन कोशिका से स्पर्मेटिड का बनना क्या कहलाता है, आपका स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और ये क्या, एक प्रकार का शुक्राणु का अंतिम पद है। क्या, आपका शुक्राणु का अंतिम पद है। सॉरी, मैंने थोड़ा वापस बैक करता हूँ, कुछ रॉन्ग बता दिया। मैंने बोला कि पहले सबसे पहले क्या, नर जनन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ। स्पर्मेटिड से कैसा है, जो शुक्राणु का अंतिम पद स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मेटिड से क्या बन गया आपका स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटोजोआ बना। इस प्रक्रिया को अपन ने स्पर्मियोजेनेसिस का, जो मैंने आपको बैक स्लाइड में बता चुका हूँ। ठीक है। यही मैंने पॉइंट वापस लिखा है कि स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है। अब अपन देखने वाले जो मैंने जो शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया बताई, उसको ब्रीफली मैं आपको थोड़ा एक रिवाइज कराऊँ, सीधा सीधा हुआ क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो क्या हुआ है वो आप चेक करिए। सबसे पहले मैंने बताया कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, तो अरे थोड़ा सा इसमें क्या हुआ कि जो शुक्राणु जनन की जो आपकी प्रक्रिया है, जो आप सबसे पहले अपन ने देखी नर जनन कोशिका थी, मेल जर्म सेल्स, माइटोसिस, यानी क्या हुआ इसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ। और नर जनन कोशिका से किसका निर्माण हुआ, स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, ग्रोथ यानी वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या परिपक्वन के साथ मियोसिस फर्स्ट हुआ, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, किसका निर्माण हुआ, सेकंड स्पर्मेटोसाइट का। मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप क्या बन जाएगी, वापस क्या आता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, क्या बन गई, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड। ठीक है। हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया और स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, उसे स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया मैंने नाम दे दिया। इस प्रकार से मैंने आपको ये पूरा बता दिया स्पर्मियोमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो अपन ने स्पर्म का फॉर्मेशन किया है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना है स्पर्मियोजेनेसिस के प्रक्रिया के द्वारा, ये जो स्पर्म होते हैं इनको कहीं ना कहीं तो पोषण की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और तो ये जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कहाँ से अपनी पूरी करेंगे उसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से कंप्लीट करेंगे, तो पोषण हेतु जो शुक्राणु का जो सिर होता है वो कहते हैं सर्टोली कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, दशा होता है। मैंने क्या बोला कि पोषण हेतु जो शुक्राणु का जो सिर होता है वो सर्टोली कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, दशा रहता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला कि शुक्राणु को पोषण की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तभी तो क्या है शुक्राणु क्या करेगा, गतिशीलता प्रोवाइड करता पाएगा, अपनी एनर्जी को वगैरह कहाँ से प्राप्त करेगा, वो शुक्राणु को जो एनर्जी वगैरह जो मिलती है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से मिलती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ शुक्राणु को चलने के लिए जो पोषण वगैरह चाहिए होगा वो कहाँ से प्राप्त करेगा। तो पोषण हेतु शुक्राणु का जो हेड होता है वो सर्टोली कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में धंसा रहता है। ये आप देख सकते हो डायग्राम के व्यू में, आपको बताना चाहता हूँ ये क्या है, ये आपका जो आपका स्पर्म है, शुक्राणु है, ये शुक्राणु देख सकते हो आपको, ये जो सर्टोली कोशिका आपको दिख रही होगी, इस सर्टोली कोशिका के अंदर जो स्पर्म का जो हेड होता है, जो माथा होता है ना, ये माथा जो होता है कि इसमें शुक्राणु सर्टोली कोशिका के अंदर धंसा हुआ रहता है। तो धंसा हुआ रहेगा तो माथे के अंदर क्या होगा, आपको पता है कि जो हेड होता है उसमें एक्रोसोम वगैरह पाया जाता है, और वहाँ से वो जो हेड वाला पार्ट होता है वो क्या है ना, शुक्राणु का हेड वाला पार्ट सर्टोली कोशिका के अंदर ऐसे धंसा हुआ रहता है।
तो ये क्या करता है यहाँ से सर्टोली कोशिका से पोषण प्राप्त करने का कार्य करता है। ये तो मैंने आपको जो सेमिनिफेस ट्यूबुल्स की जो परत होती है इसके बारे में मैंने आपको ये पूरा डायग्राम बना रखा है। जैसे सबसे पहले मैंने बनाया कि शुक्रजनन नलिकाओं की जो परत है इसको मैंने क्या कहते हैं, शुक्रजनन नलिकाओं की परत को अपन ट्यूनिका प्रोपिया या बेसल लेमिना भी कहा जाता है। ये आपको याद रखने की चीज़ है। फिर आपका वही मैंने आपको बताया कि जो मेल जम सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनती है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट और ये क्या है आपका स्पर्मेटिड। ठीक है, और स्पर्मेटिड से किसका, ये आपका स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया और स्पर्म जो होता है वो सर्टोली कोशिका जो होती है उसके जो स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोली कोशिका के अंदर धसा हुआ रहता है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि एक मिनट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो शुक्राणु का जो ये मैंने आपको बता दिया कि शुक्राणु का सर्टोली कोशिका से निकलकर, है ना, सेमिनिफेस ट्यूबुल्स की सेंट्रल ल्यूमेन में स्थानांतरण करना, उसे स्पर्मिएशंस कहते हैं। पहली मैंने प्रक्रिया क्या बताई थी आपको, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेल जम कोशिका से जो स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बना है, स्पर्मेटिड में गतिशीलता नहीं थी लेकिन गतिशीलता प्राप्त करने के लिए स्पर्मेटोजोआ में क्या कन्वर्ट होना पड़ेगा। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशंस। अब मैंने बोला कि जो शुक्राणु बना है तो शुक्राणु को पोषण के लिए सर्टोली कोशिका के अंदर धसा हुआ रहता है उसका सर वगैरह। तो जो ये शुक्राणु का जो सर्टोली जो सर होता है वो सर्टोली कोशिका से निकल जाता है और निकलने के बाद वो सेमिनिफेस ट्यूबुल्स की सेंट्रल ल्यूमेन यानी कि केंद्रीय जो गुहा होती है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपन स्पर्मिएशंस भी कहते हैं। एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाना चाहूँगा, आप ये डायग्राम देखिए आगे। ये जो मैंने 1 नंबर वगैरह 2, 3 नंबर जो भी लगा रखे हैं इस नोट्स के अंदर, ये सब मैंने कोई पॉइंट को ऐसे याद करने के लिए लगा रखा है, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। ये 1 नंबर मैं ऐसे मिटा दूंगा वापस बाद में, थोड़ी देर बाद में, ठीक है। अब मैंने आपको ये जो मैंने लिखा है कि शुक्राणु का सर्टोली कोशिका से निकलकर सेमिनिफेस ट्यूबुल्स की सेंट्रल ल्यूमेन में स्थानांतरण होना, इसे अपन स्पर्मिएशंस कहते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। जैसे आपका ये कोई स्पर्म मैंने शुक्राणु है ना, ये आपका कोई स्पर्म है, यानी कि मैंने कहा बोले ये स्पर्म में शुक्राणु था। सर्टोली कोशिका के अंदर क्या है, इसका जो हेड है स्पर्म का वो क्या धसा हुआ था और यहाँ से जो ये स्पर्म है ना निकल के कहाँ जाता है, सेमिनिफेस ट्यूबुल्स कि जो केंद्रीय गुहा है वहाँ से निकल जाता है, ये यहाँ से सेंट्रल ल्यूमेन में चला जाएगा, उससे अपन कहते हैं स्पर्मिएशंस कहते हैं। मैंने का मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्पर्म है, ये स्पर्म जो होता है वो सर्टोली कोशिका से निकलकर अगर सेंट्रल ल्यूमेन में चला जाएगा, एसटी के अंदर, सेमिनिफेस ट्यूबुल्स की एसटी के अंदर चला जाता है, उससे अपन क्या कहते हैं, स्पर्मिएशंस कहते हैं। ठीक है, ये जैसे 2, 3 नंबर 4 नंबर जो भी लिखे हुए ये सब मैंने अपने कोई पॉइंट को याद रखने के लिए लिखे गए, ऐसा नहीं है कि इसका कोई और मतलब है। अब मैंने आपको बताया कि जो नर पूरा देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। नर जनन जो कोशिका थी, है ना, आपकी जो ये आपकी नर जनन कोशिका थी, नर जनन कोशिका से स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। एक और नाम होता है, आप याद रख सकते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस भी किसे कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का दूसरा नाम क्या होता है, स्पर्मेटोलियोसिस। स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्म, उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है कि जो स्पर्म होता है वो सर्टोली कोशिका के, जो स्पर्म का हेड होता है वो सर्टोली कोशिका के अंदर धसा हुआ रहता है। क्यों, पोषण के लिए। तो वो वहां से निकल के कहाँ जाता है, सर्टोली कोशिका से पोषण प्राप्त करने के बाद जो होता है वो शुक्रजनन नलिका की केंद्रीय गुहा में स्थानांतर होता है। उस पूरी प्रक्रिया को अपन ने क्या नाम दिया था, स्पर्मिएशंस कहा था। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक बार मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ कुछ जो चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपको कोई एक जैसे कोई ये जो कुछ आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि सर है ना, स्पर्मेटिड जो होता है वो क्या मतलब शुक्राणु की भांति काम क्यों नहीं कर सकता, है ना।
ये गैमेट की भांति काम क्यों नहीं कर सकता है? आपके माइंड में अगर डाउट आता है कि स्पर्मेटिड जो होता है वो एक गैमेट या युग्मक की भांति काम नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? जैसे अपन है ना अंडाणु और शुक्राणु को क्या मानते हैं? गैमेट मानते हैं। तो स्पर्मेटिड को क्यों नहीं मानते? क्योंकि स्पर्मेटिड के अंदर कोई जो होता है वो एक्रोसोम भी नहीं होता और पूंछ भी नहीं होती। तो पूंछ नहीं, मोटिलिटी करने के लिए पूंछ भी नहीं है और एक्रोसोम भी नहीं है। और एक्रोसोम में आगे आप जब शुक्राणु की संरचना बताऊंगा तब आगे बताऊंगा कि एक्रोसोम का क्या काम होता है। एक्रोसोम जो होता है वो जो अंड कोशिका होती है, अपनी अंड कोशिका, इस अंड कोशिका को क्या कहते हैं? भेद के क्या है, प्रवेश करने में कार्य करता है। कौन? शुक्राणु को जब अंड कोशिका के भीतर प्रवेश करना है वो कौन करवाएगा? एक्रोसोम। क्योंकि एक्रोसोम के अंदर क्या बोलते हैं? एंजाइम पाए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पे, जल अपघटीय एंजाइम पाई जाती है जिसको अपन स्पर्म लाइसिन कहते हैं। वो क्या कहते हैं? मदद करवाती हैं किसमें? अंड कोशिका के भीतर शुक्राणु को प्रवेश करने के लिए। तो स्पर्मेटिड जो होता है वो कभी भी गैमेट की भांति कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्रोसोम भी नहीं होता और टेल भी नहीं होती, इसलिए वो क्या है? गैमेट की भांति कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है। और मैं ये बताता, जैसे कोई आप ऐसे याद रखोगे कि जैसे एक बच्चा होता है, वो पैदा होता है तो एक बच्चे के अंदर जो पैदा होगा तो वो मतलब कि गतिशीलता तो होती है लेकिन वो चल नहीं सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के अंदर जो बना है तो शुक्राणु पूंछ तो होती है, गतिशीलता तो होती है, लेकिन उसको जो गतिशीलता जो होती है वो एपिडिडाइमिस के अंदर जाके वहां से ही क्या कहते हैं? उसको गेन करता है। एपिडिडाइमिस में जब प्रवेश करेगा तभी उसको कहते हैं गतिशीलता प्राप्त होती है। और मैंने जो होल जो प्रक्रिया बताई है स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में कम से कम 70 से 75 दिन का समय लगता है। जैसे स्पर्मेटिड जो मेल जम्स कोशिकाल से आपकी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या होती है? आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकंड स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, ये सारे बने। इस पूरी प्रक्रिया को होने में कम से कम 70 से 75 डेज का कहता है टाइम लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि क्या मतलब हार्मोनल रेगुलेशंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया पड़ी है उसका हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होगा उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। शुक्राणु जनन का जो हार्मोनल नियमन कैसे होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन में क्या देखेंगे। सबसे पहले हार्मोनल रेगुलेशन में इतना आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है? जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो अग्र जो मस्तिष्क होता है ना, आपका फोर ब्रेन होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है? सेरिब्रम और एक होता है डाइएन्सिफेलॉन। तो डाइएन्सिफेलॉन का एक जो भाग होता है, डाइएन्सिफेलॉन के 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और आपको सबको पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसके क्या काम होते हैं? वो भूख प्यास से संबंधित उसका केंद्र उसके पास होता है ना, टेम्परेचर को रेगुलेशन करना उसके पास होता है। ये सारे काम हाइपोथैलेमस को होते हैं। वो आपको मैं जब भी उसका हाइपोथैलेमस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा है ना, उसमें मैं आपको ब्रीफली अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको इतना बताने जा रहा हूं कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, किस प्रकार से हाइपोथैलेमस के द्वारा जो ना स्पर्मेटोजेनेसिस का जो हार्मोनल रेगुलेशन है किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। GnRH का मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो अग्रप्यूस ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। अग्रप्यूस ग्रंथि से क्या निकलेंगे? अगर वर्क करेगा तो LH और FHS हार्मोन का सीक्रेशन करवाते हैं। किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FHS का सीक्रेशन कराएगा। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि FHS का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, LH को ICHS भी कहते हैं, वो अभी हार्मोनल चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ICHS का मतलब क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसे कहते हैं। अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं है ना, आपकी जो ये LH हार्मोन जो निकला है वो किस पे वर्क करेगा, इसका जो प्रभाव होता है LH हार्मोन का प्रभाव किस पे दर्शाएगा अपना? तो LH हार्मोन जो होता है वो अपना प्रभाव लेडिंग कोशिकाओं पे दर्शाता है। किस पे दर्शाता है? लेडिंग कोशिकाओं पे, है ना।
किस पे दर्शाएगा? लेडी कोशिकाओं पे अपने प्रभाव को दर्शाएगा। और जो ये आपका लेडी कोशिकाओं पे LH हार्मोन क्या करेगा, उसके इफेक्ट को, मतलब अगर LH का प्रभाव अगर लेडी कोशिकाओं के पे पड़ता है तो लेडी कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सीक्रेशन होता है। किसका? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सीक्रेशन किससे होगा? लेडी कोशिकाओं के। और टेस्टोस्टेरोन को अपन एंड्रोजन भी कहते हैं, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन एक प्रकार का। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? शुक्राणु जनन का रेगुलेशन करके, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पड़ी उसके रेगुलेशन के लिए किस हार्मोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। तो जो शुक्राणु जनन का जो नियमन है वो कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन करता है। वो LH के प्रभाव में लेडी कोशिकाओं से क्या निकलते? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो शुक्राणु जनन का नियमन करता है। अब मैं आपको बताता हूँ FHS के काफ़ी काम है। FHS जो होता है वो सर्टोली कोशिकाओं पे कार्य करता है ना, जिसको अपन नर्स कोशिका कहते हैं, सर्टोली कोशिकाओं को। FHS जो होता है वो एक क्या करेगा? सर्टोली कोशिकाओं पे FHS जब काम करेगा तो सर्टोली कोशिकाओं से क्या निकलेंगे? ग्रोथ फैक्टर, वृद्धि कारक निकलेंगे। और ये ग्रोथ फैक्टर क्यों चाहिए? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए। स्पर्मियोजेनेसिस मैंने आपको पहले बताया, स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर रूपांतरण। स्पर्मेटिड गोलाकार होता है, पूंछ वगैरह होती नहीं है। ग्रोथ फैक्टर अगर सर्टोली कोशिका देगी तो वो क्या करेगा? वहां से पोषण ले लेगा सर्टोली कोशिका से, और स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए मतलब क्या उसका स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया करवाता है कौन? सर्टोली कोशिका से निकलने वाले ग्रोथ फैक्टर। अब मैंने बताया कि सर्टोली कोशिका जो होती है वो कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करती है। क्या? किसका फॉर्मेशन करती है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो क्या करेगा? एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के रखता है, यानी कि जाने नहीं देता। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होती है उसके अंदर है ना, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के रखने वाला जो प्रोटीन होता है उसे अपन ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। और ये जो ABP जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन को शुक्रजन नलिकाओं में कंसंट्रेट करता है ताकि वो बेहतर रूप से क्या करे? काम करे। तो उसको पकड़ के रखने का कार्य कौन करता है? ABP करता है। तीसरा होता है आपका इनहिबिन। इनहिबिन क्या होता है? इनहिबिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करे? FHS का संदमन करता है। इनहिबिन क्या करता है? आपका FHS का संदमन करता है। क्यों करेगा भाई FHS का संदमन? अरे भाई जब FHS बहुत अधिक मात्रा में निकल जाएगा, अगर FHS का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग गया तो FHS को रोकना भी तो पड़ेगा। तो रोकने का कार्य कौन करेगा? इनहिबिन हार्मोन जो होता है वो इनहिबिशन करेगा FHS का, उसकी एक्टिविटी को रोकेगा कि भाई तुम रुको, अब अभी जरूरत नहीं है। अब FHS अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल चुका है, वृद्धि कारक बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, ABP जितना चाहिए था उसका हो चुका है, तो इनहिबिन क्या करेगा? उसको रोकेगा, भाई रुक, ब्रेक लगाने का कार्य करता है कि ताकि FHS अधिक मात्रा में नहीं निकले। तो ये क्या करते हैं? उसको रोकने का काम करता है। ठीक है। अभी अपन आगे क्या देख रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रक्चर स्पर्म जो होता है उसके बारे में, यानी कि शुक्राणु की जो संरचना होती है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो शुक्राणु की संरचना में कौन कौन से क्या क्या भाग होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, शुक्राणु की जो संरचना होती है उसमें देखते हैं। तो शुक्राणु की जो संरचना में सबसे पहले अपन क्या डिस्कशन करने वाले हैं? सबसे पहले जो होता है शुक्राणु की संरचना में अपन क्या होता है? हेड होता है, सिर होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। ये 4 भाग होते हैं। शुक्राणु में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं हेड की। हेड क्या होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं हेड। तो हेड वाले पार्ट के अंदर, शुक्राणु का जो हेड वाला पार्ट होता है उसके अंदर एक्रोसोम पाया जाता है। हेड वाले पार्ट के अंदर शुक्राणु के अंदर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम क्या पाया जाता है। ठीक है, और एक्रोसोम क्या होता है कि जो एक एक्रोसोम है ना, एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? गोल्जी बॉडी से, यानी गोल्जी कैसे इसका क्या होता है? निर्माण होता है। और रियल में देखा जाए तो एक्रोसोम स्वयं क्या होता है? एक्रोसोम स्वयं क्या होता है? एक बड़ा लाइसोसोम होता है। मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया कि जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर जो बड़ा लाइसोसोम भी कहते हैं, और लाइसोसोम आया तो उसके अंदर क्या पाई जाती है? एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाई जाती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को अपन कहते हैं स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं। मैं बड़ा ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्रोसोम होता है वो क्या होता है? एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है, और एक्रोसोम स्वयं क्या होता है? बड़ा लाइसोसोम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में पाई जाती है जिसको अपन स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं। मैंने बताया कि शुक्राणु की संरचना के 4 भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। अब अपन बात करें हेड की। हेड के अंदर
एक्रोसोम होता है, गोल्जी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है, और बड़ा लाइसोसोम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाई जाती है जिसको स्पर्म लाइसिन कहते हैं। अब सवाल बनता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनकी जो पाई जाती है स्पर्म लाइसिन है, उसका काम क्या होता है? तो भाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होती है वो मैंने आपको बताया, जो आपकी एग सेल होती है, इस एग सेल के अंदर ऊपर जो ना कोशिकाएं जो झिल्ली पाई जाती हैं, अंड कोशिका के ऊपर जो कोरोना रेडिटा या जोना पेलुसिडा जो परत पाई जाती है, इनको भेदने के लिए शुक्राणु के पास में कहते हैं एक्रोसोम होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। इन एंजाइम्स के सहायता से क्या आता है, शुक्राणु अंड कोशिका के भीतर प्रवेश कर पाता है। शुक्राणु अंड कोशिका के भीतर किससे प्रवेश कर रहा था? इन एंजाइम्स के द्वारा, ताकि वो क्या करेंगे, कोरोना रेडिटा और जोना पेलुसिडा की जो परत होती है अंड कोशिका के चारों ओर, उसको कहते हैं घोलने में कहता है हेल्प कौन करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी शुक्राणु का अंदर जो ना आगे वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वगैरह वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ जो नेक होती है। ठीक है, नेक के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, और साथ में क्या था, हेड के अंदर क्या होगा आपका एक डीएनए के फॉर्म में क्या था, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है। डीएनए के फॉर्म में क्या था, न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक होता है, हैप्लॉइड केंद्रक किस में होता है? हेड वाले पार्ट के अंदर होता है, वो उसका आनुवांशिक पदार्थ है। मिडिल पीस वाले भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाया जाता है और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। टेल होती है, वो क्या होती है? ठीक है, अब आपको पूरा डिटेल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बता दिया एक्रोसोम का क्या काम होता है, एक्रोसोम किस प्रकार से काम करता है। एक्रोसोम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, जो इसकी जो जल अपघट्य एंजाइम होती है, वो अंड कोशिका की जो झिल्ली होती है उसको गोलकर शुक्राणु को अंड कोशिका के भीतर क्या था, भेदने में प्रवेश करवाता है, या कह सकते हो भेदने में कार्य करती है। कौन? जल अपघट्य एंजाइम। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक वाला जो भाग होता है। नेक वाले भाग में मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो नेक वाला भाग होगा वहां पे क्या आता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, समीपस्थ क्या होता है, तारक केंद्र होता है, और क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल भी होता है, दूरस्थ तारक केंद्र भी होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल कहता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, जो समीपस्थ तारक केंद्र होता है, उसका काम होता है क्लीवेज, किसमें? विदलन में कार्य करता है। ये किसमें मदद करता है? आपकी विदलन यानी क्लीवेज में। और क्लीवेज का मतलब क्या होता है? जाइगोट में होने वाला समसूत्र विभाजन होता है, उसे अपन क्लीवेज कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है? क्लीवेज, मदद करता है किसको? जाइगोट के समसूत्र विभाजन में हेल्प करता है। डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो टेल का फॉर्मेशन करता है। डिस्टल जो होता है सेंट्रियोल होता है वो कहता है टेल का फॉर्मेशन करता है, किसकी सहायता से? एक्सियल फिलामेंट की सहायता से। डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो एक्सियल फिलामेंट की सहायता से कहता है टेल का यानी पूंछ का निर्माण भी करने का कार्य करता है। ठीक है, हेड वाला पार्ट मैंने बताया आपको मोटा मोटा, नेक वाला पार्ट भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊं शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, जो शुक्राणु का मध्य भाग, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो एक्सियल फिलामेंट के माध्यम से पूंछ का निर्माण भी करता है। और अगर किसी का अगर डाउट होता है कि सर क्या जो शुक्राणु होता है वो अंड कोशिका के भीतर प्रवेश करता है तो केवल हेड वाला पार्ट ही एंटर करता है क्या अंड कोशिका के भीतर? नहीं, हेड वाले के पार्ट के साथ साथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है नेक के अंदर, ये वाला, ये भी क्या करता है, अंड कोशिका के भीतर प्रवेश करता है। यानी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी एंटर करता है और हेड वाला पार्ट भी एंटर करता है, किसमें? अंड कोशिका में। डिस्टल सेंट्रियोल कभी भी एंटर नहीं करता है, किसमें? अंड कोशिका के भीतर। ठीक है, अच्छा किसी का ये डाउट होता है कि सर शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है उसको हटा दिया जाए तो क्या फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? क्वेश्चन आता है नीट वगैरह में, एग्जाम्स में आपको पता होगा कि जब शुक्राणु का जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, हेड वाला पार्ट होता है, उसको हटा दिया जाए तो क्या? अगर हेड वाला पार्ट हट गया इसका मतलब एक्रोसोम भी गया, हेड वाला पार्ट गया इसका मतलब एक्रोसोम भी गया। और एक्रोसोम किसके लिए था? अंड कोशिका की झिल्ली को भेदने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्पर्म लाइसिन पाई जाती है। अगर वो होगा ही नहीं तो वो अंड कोशिका की झिल्ली को भेद ही नहीं पाएगा, और भेद ही नहीं पाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांस भी नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी फीमेल प्रेगनेंस भी नहीं हो सकती हैं। कब? अगर शुक्राणु से एक्रोसोम को रिमूव कर दिया जाए तो वो फीमेल प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं होंगे उसके। क्यों? क्योंकि भेद ही नहीं पाएगा अंड कोशिका के अंदर, तो वो अंड कोशिका को भेद ही नहीं पाएगा तो क्या होगा? प्रवेश ही नहीं करेगा, और प्रवेश ही नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी के चांस होंगे ही नहीं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। अब मैं आपको क्या बता रहा था, शुक्राणु का जो मध्य भाग है उसमें अपन देखते हैं डायग्रामेटिक व्यू के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्राणु के मध्य भाग में एक तो कहता है, ये जो आपको रेड कलर का ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कहता है इसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को ये अपन नेबेनकन सीध के नाम से जानते हैं। और व्हाइट कलर की जो आपको ये पट्टी दिख रही है इसको अपन कहते हैं मैनचेट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? नेबेनकन सीध।
और जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य की जो परत होती है, उसको अपन कहते हैं मेनचेट कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है वो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का उत्पादन करना, है ना। एनर्जी प्रोडक्शन में कौन करता है, कौन करवाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करवाता है, एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका सर्पिलाकार होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अपनी ऊर्जा कहाँ से निकलता है, सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर जो फ्रक्टोज होता है वहाँ से अपनी क्या करेगा, एनर्जी को किस एलिमेंट से, फ्रक्टोज से, अपनी फ्रक्टोज नामक जो एलिमेंट होता है उससे क्या करेगा, अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है ना। उसको उसके माध्यम से क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म जो होता है उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से, फ्रक्टोज के माध्यम से। ठीक है, और फिर साइटोप्लाज्म जो मतलब मैंने बताया, साइटोप्लाज्म एक पट्टी के रूप में होता है, इसको अपन कहते हैं मेनचेट कहते हैं। एक्सियल फिलामेंट भी होता है, किसमें, शुक्राणु के मध्य भाग में तीन तो है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट क्या करता है आपको पता है, टेल का फॉर्मेशन करता है, जो मैंने आपको बता दिया। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या बनेगा, एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट से क्या होता है, टेल का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको बताऊं, शुक्राणु की जो टेल होती है उसकी जो फ्लैजिला होती है, शुक्राणु के अंदर जो फ्लैजिला होती है उसमें किस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है, तो उसमें फ्लैजिला जो होते हैं वो 9+2 के अंदर पाए जाते हैं। 9 जो होते हैं वो परिधि के साइड में पाए जाते हैं, और 2 जो होते हैं वो आपके क्या रहते हैं, सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। तो शुक्राणु की जो टेल की संरचना होती है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, किस प्रकार से होती है, फ्लैजिला 9+2 के फॉर्म में रहती है, 9 परिधि की और 2 केंद्र की तरफ पाई जाती है। इस प्रकार से अपन ने कहता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखी, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, इसके बारे में अपन ने देखा। हेड के अंदर मैंने न्यूक्लियस बताया और एक्रोसोम बताया, नेक के अंदर मैंने आपको प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल बताया, है ना। मिडिल पीस में साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट, और टेल के अंदर आपको पता है कि एक्सियल फिलामेंट से ही क्या निर्माण होता है, टेल का निर्माण होता है। इस प्रकार से मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म थी वो मैंने आपको बता दिया है। प्रोक्सिमल जो होता है सेंट्रियोल, इसको अपन रिंग सेंट्रियोल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है गाइज, इस प्रकार से मेरा वो जो लेक्चर है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो ये इस लेक्चर के माध्यम से आपको को बहुत कुछ समझ में आया होगा। आगे अगर अपन और मतलब जो 4th लेक्चर आएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी अपन देख लेते हैं कुछ चीज़ें अपन को क्या देखनी है, जैसे कि एक बार तो मैं ये आपको ठीक है, और इसकी जो सारी PDF वगैरह है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक है उस पर भेज दूंगा आपको। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और वैसे भी इसके चैनल का नाम है राहुल राठौड़ ऑफिशियल, जो चैनल है राहुल राठौड़ ऑफिशियल। राहुल राठौड़ ऑफिशियल जो चैनल है टेलीग्राम, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपकी पूरी PDF भेज दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन जरूर करें, राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल को। ठीक है, उस पर सारी PDF वगैरह आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज। और अगर आपको कोई भी क्वायरी वगैरह हो तो प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, कोई डाउट हो आपका कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मैं इसकी रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। ओके।